तो आपने देखा कि किस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास ढूंढे और उसके बाद फिर नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर फ्लोरिडा एक कॉलोनी बनवाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए यूरोप के लोगों को ये नहीं पता था कि वहां पर, बल्कि पूरी दुनिया मतलब नोन वर्ल्ड को, जिसको ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, और जो अमेरिकाज ढूंढे गए उसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड के लोगों को जब मिला तो देखा कि भैया यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, तो दो महाद्वीप है, इतनी जमीन है, इतने रिसोर्स है, इतने खनिज हैं। लेकिन वो खाली जगह नहीं थी। यानी आपको ये क्लियर रखना है, कई बार हमें लगता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा या बहामास को ढूंढा और उसके बाद फिर अमेरिका को कॉलोनाइज किया, तो वो जब गया होगा तो एकदम खाली ही खाली जमीन रहेगी, कुछ भी नजर में नहीं था। ऐसा नहीं है। जब ये लोग अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि अमेरिका के अंदर, खासतौर पर अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो इस वीडियो के लिए हम नॉर्थ अमेरिका पे फोकस करते हैं, तो उन्होंने देखा कि वहां पर भी लोग रहते हैं, यानी वहां पर भी इंसान है। उन इंसानों को, मैंने जैसा कहा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नाम इंडियंस रख दिया, क्योंकि उसको लग रहा था मैं तो इंडिया ही आ गया हूँ। बाद में उसको पता चला नहीं नहीं नहीं, इंडिया पीछे है, ये तो अमेरिका है। पर उसने इंडियंस नाम दे दिया, जो कि चलता रहा। और आज भी आप देखेंगे जो अमेरिका के नेटिव्स, वो कौन है? अमेरिका के जनजातीय ट्राइबल लोग हैं, जो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे जब यूरोप के लोग भारत आए तो जो भारत के नागरिक थे, वो जो भारत के लोग थे, वो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। यानी खाली जमीन पर नहीं, ऐसे नहीं कि खाली है पूरा, वहां पर ऑलरेडी कबीलाई लोग थे। हाँ, पर भारत में फर्क है, भारत में कबीले के लोग उतने नहीं थे। यहाँ पर साम्राज्य और आपको शहर और ये सब सिस्टमैटिक मिलेगा। यहाँ कबीले वाला उतना बड़े पैमाने पर नहीं था। यहाँ पर आप जानते हैं मुगल साम्राज्य चल ही रहा था, वहां साम्राज्य नहीं थे। अमेरिका को जब ढूंढा तो वहां देखा कि जो वहां के लोग हैं वो कबीलों में बैंड्स में रहते हैं। जैसे चेरियोकीज एक ग्रुप का नाम था, होपीज थे, पॉन्टियाक थे, ये ट्राइब्स के नाम है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कबीले के लोग हैं। अब ये दिक्कत थी, क्योंकि अब उनकी नजर तो उनकी जमीन पर है, क्योंकि भैया जमीन हड़पनी है, उसको कॉलोनाइज करना है। तो इन रेड इंडियंस के साथ है तो समझौता करना पड़ेगा, या भैया फिर जंग लड़के हत्या करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब स्पेन के लोग, मैंने बताया ना सबसे पहले स्पेनिश, यानी इन द सेंस क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ साथ स्पेन ने कॉलोनी बनाई फ्लोरिडा में। आपको जानकर हैरत होगी कि जो स्पेन के लोग हैं जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके आने से ही पहले तो जो रेड इंडियंस हैं उनकी जान की आफत बन गई। क्यों? देखिए जो स्पेन के लोग हैं वो कांटेक्ट में आए इंडियंस के। अब इंडियंस को भी तो पता नहीं था कि भैया यूरोप भी है, उन्होंने भी नहीं खोज के, उनको भी पहली बार पता चल रहा है अच्छा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। जब यूरोप के लोग, यानी खासतौर पे स्पेन के लोग, जब फ्लोरिडा को कॉलोनाइज करने लगे, नॉर्थ अमेरिका में एंटर किए, वो अपने साथ एक बीमारी लेकर आए जिस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। अब देखिए जो यूरोप के लोग हैं वो तो वैक्सीनेटेड हो चुके, इसको आज के टर्म में आप देखेंगे कोविड के टाइम पर होता है, हर्ड इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ओवर द टाइम हम इतना अडेप्ट कर चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई उस बीमारी के लिए कि अब हमें वो बीमारी नहीं होती। तो यूरोप के लोग तो स्मॉल पॉक्स से आप देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी इम्यूनाइज थे। पर वो जब अपनी बीमारी लेकर आए फ्लोरिडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो रेड इंडियंस तो नहीं थे। इस स्मॉल पॉक्स की बीमारी से आप मानिए मिलियंस, लाखों की तादाद में रेड इंडियंस की मौत हो गई। उनकी आबादी ही खत्म होने लगी, मतलब एक तिहाई आबादी आप मान लीजिए, एक तिहाई की एक तिहाई आबादी खत्म होने लगी इस बीमारी के चलते, क्योंकि वो इम्यूनाइज नहीं थे। ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज है। आज की दुनिया में बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात होती है कि आने वाले समय के अंदर जंग के लिए टैंक वैंक ये सब बम बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी जनता को इम्यूनाइज कीजिए, दूसरे की जनता पे भैया कोई वायरस है, कोई बीमारी है, वो रिलीज कर दीजिए, उसकी जनता वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा कुछ यहाँ का माहौल नजर आता है कि एक बीमारी से ही, मतलब वेपन्स वेपन्स तो बाद की बात है, वो तो वेपन्स तो क्या, अपने जो आपका अटैक कर रहा है उसके वेपन्स अगर आप खरीद लें पैसा देकर, और भी वेपन्स ले सकते हैं, फाइट बैक कर लें, लेकिन एक वायरस का आप क्या करेंगे? तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी से रेड इंडियंस की आबादी खत्म हो गई। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप देखेंगे फ्लोरिडा के अंदर स्पेन ने कब्जा किया, रेड इंडियंस की आबादी खत्म हो गई, धीरे धीरे इंग्लैंड वाले भी लोग आ गए, उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया, अमेरिका की कॉलोनाइजेशन हुई, उन्होंने कॉलोनीज बना ली। इंटरेस्टिंग बात है, अब उन्होंने कॉलोनीज बना लिया। अगर आप कॉलोनीज का कंसेप्ट जानते हैं, कॉलोनी क्या होती है, देखिए कॉलोनी सिंपल सी एक दूसरे जगह की, एक दूसरे देश की, एक दूसरे एरिया को हमने कब्जा कर लिया। इसलिए कब्जा नहीं किया क्योंकि उसका भला करना है हमें, हम उसके रिसोर्सेस को, उसकी जमीन को, उसके खनिजों को, उसके संसाधनों को अपने देश के लिए, फायदे के लिए यूज करेंगे, जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में भी किया। जमीन भारत की थी, टैक्स भारत का, लेकिन भारत का पैसा, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जो दादा भाई नौरोजी की आइडिया था, जो उनकी थ्योरी थी, वेल्थ लेकिन कहाँ जा रही है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड अमीर हो रहा है भारत की कीमत पर। बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे जब अमेरिका को इंग्लैंड ने कॉलोनाइज किया तो उसका मन किया कि वहां जो जमीन है, जो खाली जमीन है, वहां हम प्लांटेशन, कैश क्रॉप्स उगाएंगे, यानी ऐसी फसलें उगाएंगे जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में और यूरोप की मार्केट्स में बहुत ज्यादा है। और वहां से उगाकर जो वहां की जमीन है, जो वहां की सॉइल है, जो वहां का लेबर है, जो वहां के रिसोर्सेज है, उनको यूज करेंगे फसल उगाने के लिए, लेकिन बेचेंगे हम अपने देश के अंदर। तो वो यूज करना चाहते हैं अमेरिका की जमीन। अब
फसल उगाने के लिए आपको पता ही एग्रीकल्चर एक बहुत हार्ड लेबर मैनुअल लेबर वाला काम है, यानी उसमें आपको बहुत ज्यादा लेबर लगती है। प्लस ये 1500 1600 की बात हो रही है, उस समय तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं है, तो मशीनें भी नहीं है, इंसानों को ही सारा काम करना है। यूरोपियंस का मूड होता तो भैया वो रेड इंडियन से ही काम करवा लेते, लेकिन भाई स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी आबादी तो खत्म ही हो गई, तो पॉपुलेशन जो वहां पर वर्कर्स की हो सकती थी वो कमी शॉर्टेज होने लगी। अब वर्कर्स की शॉर्टेज को कैसे पूरी करें, तो एक सीधा सा तरीका निकाला गया और वो तरीका है जिसको कहते हैं अटलांटिक स्लेव ट्रेड, और यहीं से आपको एफ्रो अमेरिकन का एंगल नजर आने लगेगा। मैं देखिए आपको ऐसे समझा देता हूँ सिंपल। एक तो एरिया है ये वाला जिसको कहते हैं यूरोप, जहां पर आप देखेंगे जहां पर कॉलोनाइजर है जो कि इंग्लैंड है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे एक नीचे वाला टापू है, मैं वो बहुत ज्यादा मेजरमेंट से नहीं बना रहा, एक अंदाजा आपको देने के लिए बना रहा हूँ। नीचे है अफ्रीका जो कि एक महाद्वीप है। उसके बाद आप देखेंगे बीच के अंदर एक अटलांटिक ओशन है, ठीक है, अटलांटिक ओशन है, और इसीलिए इसको अटलांटिक स्लेव ट्रेड कहते हैं। इस अटलांटिक ओशन से जब आप तैर मतलब यूरोप से और अफ्रीका से जब आप पार करेंगे जहाज, यहीं पर आपको अमेरिका नजर आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी इसको आज यूएसए कहते हैं, यूएसए है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो कनाडा भी आ जाएगा, पर ये यूएसए है, ये यूएसए है। और यहीं पर आप देखेंगे ऐसे ही मिलकर 13 कॉलोनीज बनाई गई, जो 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज। और यही 13 कॉलोनीज पे यहीं पर आप देखेंगे ये फ्रांस है, यहाँ पर ये इंग्लिश चैनल है, ये यूके है। यही यूके जो है जहाजों के माध्यम से कंट्रोल कर रहा है अपनी 13 कॉलोनीज जो ईस्ट कोस्ट पर, अमेरिका के कोस्ट पर है। अब यहाँ पर कंट्रोलर यहाँ पर है, कॉलोनाइजर यहाँ है, मालिक यहाँ पर है, वर्क यहाँ होना है, खेत यहाँ है, लेबर नहीं है। तो लेबर कहाँ से इंतजाम कराए गए, अफ्रीका से इन्होंने लेबर इंतजाम कराने की सोची। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगुलर ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा, यही है वो ट्राइंगुलर ट्रेड जो आप देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां से ये ऐसे है, तो अफ्रीका का रोल क्या है, अफ्रीका के अंदर क्या था, जो अफ्रीका से इन लोगों ने जबरदस्ती, जो अफ्रीका के लोग थे, जो अफ्रीका के जनजातीय लोग थे, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर मार पिटाई कर कर यहाँ पर अफ्रीका के अंदर भी आप देखेंगे जो मिडिल मैन थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रिंसेस थे, लोकल लोग थे, जो लोकल भैया लोगों को बेच खरीद होती थी, इंसानों की खरीद बेच, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, अफ्रीका से क्या करते, तो अफ्रीका के भी अंदर जो लोग हैं जो भैया लोगों को बेचकर अफ्रीका के गरीब पिछड़े हुए समाज से या कमजोर लोग जो है अफ्रीका के अंदर जो कबीलों में लोग रहते हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ के, यानी अफ्रीका के लोग को पकड़ पकड़ के यूरोप के लोगों ने खरीद कर अफ्रीका से कहाँ भेजने लगे, यहाँ अमेरिका के प्लांटेशंस पर, यहाँ खेतों पर। यहाँ से स्लेव्स को भेजा जाता था अमेरिका के अंदर खेतों पे काम करने के लिए। अमेरिका में जो भी उग रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड, यानी मनी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इसी को ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं, अटलांटिक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड। इसके अंदर आप देखेंगे कि यूरोप के लोगों ने अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती पकड़कर, अफ्रीका के अंदर भी स्लेव ट्रेडर्स थे जो कि स्लेव्स को बेचने खरीदने का ही काम करते थे और उनका एक बिजनेस था। यूरोप के व्हाइट कॉलोनाइजर जो है वो यहाँ से स्लेव्स को खरीदते हैं जहाजों में भरकर, आप मानेंगे नहीं, आधे से ज्यादा जो स्लेव्स अफ्रीका से अमेरिका जाते थे वो रास्ते में ही मर जाते थे, क्योंकि जहाजों के अंदर इतनी खराब हालत में उनको इतना बंद करके पैक्ड क्रैम्ड स्पेसेस में ले जाया जाता था, जानवरों की तरह बांध बांध कर ले जाया जाता था, इतनी खराब गंदगी इतनी ज्यादा थी, बीमारियां इतना हो जाती थी, एक छोटे से कमरे में इतने लोगों को भर रखा है, आधे लोग तो रास्ते में ही मौत मर जाते थे। और जो लोग पहुंचते थे उनके लिए वहां पर भी जहन्नुम ही तैयार था, क्योंकि प्लांटेशन में उनको गुलामों की तरह काम कराया जाता था, उनके साथ फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, मोरली तो अब साइकोलॉजिकली, तो मतलब साइकोलॉजिकल एब्यूज किन किन तरहों से आप समझ सकते हो उस इंसान का जीवन क्या हो गया, उस इंसान को एक वस्तु बना के छोड़ दिया है, उसको डिह्यूमनाइज कर दिया है। यहाँ जाकर काम करते थे जिसके लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता था, स्लेवरी के अंदर आप पैसा नहीं, आपको खरीद लिया गया है, और अगर मैंने आपको खरीद लिया तो आप मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहूं तो आपकी हत्या भी कर सकता हूँ, कोई उसमें मुझ पर सजा भी बहुत कम होगी, क्योंकि मैं आपको ओन करता हूँ, मेरी ऑब्जेक्ट है मेरे लिए और मैं आपको यूज करूंगा। यहाँ पर काम कराते हैं, यहाँ से जो भी प्रॉफिट उगता है, जो फसल का सरप्लस है, वो सारा यूरोप जाता था और इसलिए यूरोप अमीर होता रहा। अब आप देखेंगे कि जो ये यूरोप के लोग हैं, अब इन्होंने अपनी कॉलोनीज में काम करने के लिए जो वर्कफोर्स, अब रेड इंडियंस की तो वर्कफोर्स है नहीं, वो तो स्मॉल पॉक्स से ही उनकी तो आबादी ही इतनी खत्म हो गई। अब आप उसका तो एक जेनोसाइड, आप समझ सकते हैं, जेनोसाइड ही हो गया है कि पूरी की पूरी आबादी एक बीमारी से खत्म हो जाती है। यूरोप के अंदर आप देखेंगे अब इनको वर्कफोर्स चाहिए, वो वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगी, अफ्रीका से। तो अफ्रीका के अंदर जो लोग थे, जो अफ्रीका के कबीलाई ट्राइबल जो लोग हैं, जो विलेजेस में गांव देहातों में रहते हैं,
अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिस्टम, एक लोगों की खरीद बेच का ही व्यापार चलता था, तो उसमें अफ्रीका के भी कुछ लोग शामिल थे, यानी अफ्रीका के बहुत सारे व्यापारी थे जो यूरोप के लोगों के साथ, क्योंकि यूरोप के लोगों को डिमांड रहती थी वर्कर फोर्स की, वर्किंग फोर्स की, तो अफ्रीका के बहुत सारे स्लेव ट्रेडर्स क्या करते थे, यूरोप के लोगों को ट्रेडर्स यूरोप के लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लोगों को किडनैप कर करके अफ्रीका के गांव देहातों से पकड़ पकड़ के किडनैप कर कर इन जहाजों में भर के, यूरोप के जहाजों में भरकर अमेरिका भेज दिया करते थे। वहां के प्लांटेशन, वहां के गन्ने और चीनी के गन्ने और कॉटन के, सूती के खेतों में काम करने के लिए, जबरन काम करने के लिए भेजा करते थे। तो अफ्रीका और यूरोप से, यूरोप के लोग अफ्रीका के लोगों को भेज रहे हैं अमेरिका। और आप देखेंगे अब यही अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में स्लेव्स बनकर जा रहे हैं ताकि अंग्रेजों की कॉलोनीज में काम कर सके, मजदूरी कर सके, बंधुआ मजदूरी करे, उनका पूरा जीवन अपने व्हाइट कॉलोनाइजर के हाथ में है, उनके कोई ह्यूमन राइट्स, कोई उनको मौलिक अधिकार, कोई बुनियादी अधिकार नहीं, कुछ मतलब उनका जीवन आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक, कितना होपलेस, कितना हेल्पलेस जीवन है कि आपका जीवन लटका हुआ है हवा के अंदर, कुछ भी हो सकता है, कोई आपको कैसे भी ट्रीट कर सकता है, कोई आपकी हत्या भी कर सकता है, कोई आपको बेसिक नेसेसिटीज, कोई मिनिमम वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीजें जो आज हमें नॉर्मल लगती हैं, उन लोगों के साथ देखिए किस तरह की बर्बरियता होती है। इंटरेस्टिंग बात है, आपको देखा तो ये जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में गए, इन्हीं को अफ्रो अमेरिकन कहा गया। आप देखेंगे सबसे पहली बार जो स्लेव्स लाए गए इंग्लिश कॉलोनी में, वो जेम्स टाउन वर्जीनिया में लाए गए 17th सेंचुरी के अंदर। एक डच शिप था, उसके अंदर 20 स्लेव्स, अफ्रीकन स्लेव्स लाए गए, और ओवर द टाइम, सालों साल चलता रहे काम, चलता रहे मामला, ये धीरे धीरे लाखों की तादाद में स्लेव्स अमेरिका लाए जाने लगे। अब धीरे धीरे जो अफ्रीका अफ्रीका के स्लेव्स अमेरिका में आ रहे हैं, ये वहीं रहने लगे, बसने लगे, काम करते थे, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, भागने तक की इजाजत नहीं थी, कहीं छोड़कर नहीं जा सकते, अगर भागे गए तो पकड़ के लाया जाएगा, मार दिया जाएगा, भागना ही आपके लिए एक इलीगल है, यानी लीगली तौर पर मैं आपको ओन कर रहा हूँ। धीरे धीरे अमेरिका का समाज का हिस्सा बनने लगे, वहीं पर स्लेव्स बनकर रहने लगे, इनके बच्चे वहीं पैदा होने लगे, पूरी की पूरी फैमिलीज ही ट्रांसफर हो जाती थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ से गए तो वापस कोई आने का ऑप्शन है, अब आपको वहीं रहना है, वहीं काम करना है, वहीं जीवन बिताना है, और आपको मतलब आपको, आपके जो बच्चे होंगे वो भी वहीं रहेंगे, वो भी स्लेवरी करेंगे। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक लेबर फोर्स इंग्लैंड के लोगों ने अपनी, एक लेबर फोर्स अफ्रीका के लोगों की अपने अमेरिकन कॉलोनीज में बना ली। यही लोग एफ्रो अमेरिकन कहलाए जाएंगे। इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पैदा होंगे, जिनमें पॉल लॉरेंस डनबर भी, इसी तरह से आप एंसेस्टर्स देखेंगे तो उनके एंसेस्टर्स भी ऐसे अफ्रीका से स्लेव की तरह लाए गए होंगे, और उन्हीं की एक पीढ़ी के अंदर पॉल लॉरेंस डनबर पैदा हुए। और यही लोगों का इतिहास है कि अब जब ये यहाँ अमेरिकन कॉलोनीज में रह रहे हैं, और फिर वो अपने अधिकारों के लिए फाइट करेंगे।